मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की माया को दिखाया जाता है जो कि अपनी रियल स्टोरी शेयर कर रही थी। अब हमें पास्ट के सीन में ईता और माया को दिखाया जाता है जो कि दोनों काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थी। पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद माया भी ईता के घर आ जाती है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ईता के नाक से खून आने लगता है। यहाँ हम पर एक ये राज भी खुलता है कि माया के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो जिन भूतों को देख सकती है। ये हमें तब पता चलता है जब माया को बाथरूम जाना होता है। वो ईता के घर का वॉशरूम यूज करने के बजाय अपने घर जाने लगती है। इस पर ईता उससे पूछती है कि तुम मेरे घर के बाथरूम में क्यों नहीं जाती। इस पर माया ईता को तो कुछ नहीं बताती मगर उसको ईता के घर पर कुछ डिमोनिक वाइब्स फील होती थी। इसीलिए जब माया अपने घर जाने के लिए अपने जूते पहन रही होती है तो उसको ईता के पीछे कोई डिमोनिक शक्ति महसूस होती है। अगर आप मेरी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। अब जब माया अपने घर पहुंचती है तो उसका भाई इंद्रा और उसके 4 दोस्त घर आए होते हैं। इंद्रा और उसके दोस्त माउंटेन जेडी नाम के पहाड़ पर हाइकिंग करने के लिए जाने वाले थे। वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि माया भी उनकी ये बातें सुन लेती है। वो भी साथ जाने की उनसे जिद करने लगती है। माया उनसे कहने लगती है कि वो बिल्कुल उनको परेशान नहीं करेगी। इतनी जिद करने के बाद उसका भाई इंद्रा भी उसको साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब रात में माया ईता को भी फोन करके उसको भी साथ चलने को कहती है क्योंकि ईता के घर वाले काफी सख्त थे। इसलिए ईता कहती है कि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। अगले दिन माया ईता के घर आती है उसके पेरेंट्स को मनाने के लिए। आखिरकार ये दोनों ईता के पेरेंट्स को भी राजी कर ही लेते हैं। अब ईता को भी अपने घर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो उन आवाजों के पीछे अपने ही घर के कमरे में जाने लगती है तो उसके फादर रकीब एकदम अचानक पीछे से आकर उसको उस कमरे में जाने से रोक देते हैं, जिसका साफ मतलब था कि कुछ तो उस कमरे में गड़बड़ है। अगले दिन सुबह सवेरे ये सातों लोग हाइकिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईता भी जब घर से निकल रही होती है उसके फादर उसको उसके हाथ में कुछ चीज पकड़ाते हैं। उसको कहने लगते हैं कि ये पहाड़ों पर दूर जाकर कहीं फेंक देना। ये सभी लोग रात तक सफर ही कर रहे होते हैं कि माया को रोड पर कुछ अजीब सी शक्तियां नजर आने लगती हैं, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताती क्योंकि माया की इन पावर्स के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते थे। उसके भाई और दोस्तों ने उसको साथ लाने पर एक ही शर्त रखी थी कि अगर वो रास्ते में ऐसा कुछ भी देखे तो वो हमें मत बता, क्योंकि इस तरह से पूरा ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा और हम सही से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इंदिरा अपनी बहन को परेशान देकर उसको एक बार फिर याद करवाता है कि तुमने वादा किया था कि तुम हमें इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। खैर आज रात इनको एक हॉस्टल में स्टे करना था। ये जब हॉस्टल में चेकिंग करते हैं तो अभी ईता को पीरियड्स पेन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग सफर से इतना थक जाते हैं कि जल्दी ही सो जाते हैं। आधी रात में ईता का दर्द बढ़ जाने की वजह से वो माया को उठाती है, उसको अपने पीरियड्स के बारे में बताती है। ये सुन माया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इंडोनेशिया कल्चर में इन दिनों में इस तरह से जंगल में घूमना लड़की के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ईता जब बाथरूम में अपने आप को क्लीन कर रही होती है तो वहीं पर उसको एक डिमोनिक शक्ति नजर आती है जिसको देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखों पुकार से सभी लोग उठ जाते हैं। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो वो इंदिरा को बहुत ही अजीब हालत में देखते हैं। असल में उस डिमोनिक शक्ति ने इसको पोजेस्ट कर लिया था। ईता को वो हॉस्टल के अंदर लेके आते हैं। वहाँ की हेड उसको गरम गरम चाय देती है और ईता वो गरम चाय एक ही सांस में पूरी खत्म कर लेती है। फिर वो रोते हुए सबको बताने लगती है कि उसने बाथरूम में कोई डिमोन देखा था। ये सुन हेड एकदम से चौंक जाती है। हेड उनको बताती है आज से कुछ अर्सा पहले माउंटेन जेडी में एक डेविल रहा करता था। वो बहुत ही बुरी शक्ति थी। इसने यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को बहुत परेशान किया मगर अब इस जगह को ब्लेस करवा दिया गया था। उसके बाद वो शक्ति दोबारा कभी यहाँ नजर नहीं आई, लेकिन अब वो परेशान हो जाती है कि इतने अरसे बाद वो कैसे दोबारा वापस आ सकता है। ईता की ये हालत देखकर इंदिरा ईता और माया को सुबह ही यहाँ से वापस जाने को कहता है, जिस पर माया तो मान जाती है, लेकिन ईता कहती है कि उसको हर हाल में उस पहाड़ पर पहुँचना है। रात यूं ही गुजर जाती है। अगली सुबह हम ईता को एकदम से पहले की तरह नॉर्मल और एक्टिव पाते हैं। वो हंसी खुशी आकर सबको बाहर गुड मॉर्निंग करती है और अकेली ही हाइकिंग के लिए जाने लगती है। माया और सभी दोस्तों को उसका ये बिहेवियर स्ट्रेंज तो लगता है, लेकिन फिर आखिर में सभी उसको भी साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। अब इन सभी की हाइकिंग ट्रिप शुरू हो जाती है। वहीं घर पर ईता की मॉम को ईता के रूम से कुछ अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे कि डस्टबिन में ब्लड से भरा हुआ टिश्यू, उसके सर के बाल, ये सब वो उसके डैड को भी दिखाती है। पर उसके डैड इन सभी बातों को इग्नोर करके ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन ईता की मॉम ये समझ जाती है कि जरूर मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत है। बाकी के सभी लोग हाइकिंग करते हुए जब थक जाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है तो वो एक लेक के पास आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं ईता को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो लेक के पास चली जाती है। ये देख माया भी उसके पीछे जाती है उसको लेने के लिए। वो लेक के पास बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी होती है। जब माया उसको पुकारती है हम देखते हैं कि
ईता की आंखें सफेद पड़ चुकी थी। वो दिखने में भी बहुत अजीब लग रही थी। वो माया को गले से पकड़ लेती है और उसको वहाँ से जाने को बोलती है। गला दबाते हुए वो कहती है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। माया जो कि जिन भूत देख सकती थी, उसको ईता के पीछे लेक के ऊपर एक और परछाई नजर आती है। इंद्रा और उसके बाकी के दोस्त भी भाग कर आते हैं और इन दोनों को छुड़वाने लगते हैं। ईता के होश आने पर उसको कुछ याद नहीं था। ये सब उसको बताते हैं कि तुम किस तरह से पोजेस्ड हो गई थी, पर ईता इनकी एक नहीं सुनती। उसको तो बस हाइकिंग करनी थी। वो बस अपना बैग उठाकर आगे की तरफ चलने लगती है। अब वो और गहरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी माया और उक्तब को वहाँ पर कुछ बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर माया रास्ते में ही एक बूढ़े आदमी की आत्मा को देखती है, जो माया से कहता है कि ईता को यहाँ से वापस ले जाओ, क्योंकि ये लड़की अब शरापित हो चुकी है। फिर वहाँ पर सभी लोगों को एक हाई पिच्ड आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज इतनी भयानक और तेज थी कि सभी लोग उसको सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सके और वो जमीन पर गिर जाते हैं। आवाज खत्म होने पर हम ईता को देखते हैं, जिसकी शक्ल पर इतना ज्यादा गुस्सा था कि जैसे मानो वो उस पहाड़ पर जाकर ही दम लेगी। ईता को इस तरह से देख सभी लोग समझ जाते हैं कि ईता के साथ ही कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा आगे जाकर ईता फिर से पोजेस्ड हो जाती है। इस बार उसके अंदर वो आत्मा थी जो कि ईता के घर पर थी। ईता की आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं। वो बहुत क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। वो अजीब तरीके से बोलने लगती है कि ईता चाहे कुछ भी हो जाए अब उस पहाड़ के ऊपर जाकर ही रहेगी। इसीलिए हमें समझ आती है कि उस जंगल की तमाम आत्माएं नहीं चाहती थी कि ईता उस पहाड़ पर जाए। अब ईता अपना बैग उठाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। सभी दोस्त उसके पीछे पीछे जाते हैं, मगर वो अचानक से गायब हो चुकी थी। थोड़ा आगे जाने पर इनको ईता भी मिल जाती है। माया ईता के पास बात करने के लिए जाती है। ईता वहाँ पे काफी परेशान थी और वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो माया को बताती है कि मेरे अंदर जो एंटिटी है वो चाहती है कि मैं उस पहाड़ पर जाऊं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ और मुझे अपने घर वापस जाना है। पर माया उसको तसल्ली देते हुए कहती है कि अगर वो एंटिटी ऐसा चाहती है तो हमें उस पहाड़ी पर जाना ही होगा। फिर से वो अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार वो उस माउंटेन जीडी पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर अपने कैंप्स लगाते हैं। माउंटेन पर पहुंचते ही ईता पर वो एंटिटी फिर से हावी हो गई थी। उसकी बॉडी बुरी तरीके से कांप रही थी। उनको समझ नहीं आता कि वो ऐसे में क्या करें। तभी इंद्रा और उसका एक दोस्त पास के गांव में मदद के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत इन आत्माओं को कंट्रोल करने का नॉलेज था। वो आते ही ईता के कपड़े चेंज करवाता है, क्योंकि ईता की बॉडी से काफी सारा खून बह रहा था। अब इंद्रा और वो आदमी मिलकर उसके कान में प्रेयर्स पढ़ते हैं। जैसे जैसे वो प्रेयर्स पढ़ रहे थे, ईता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके अंदर का डिमोन जाग चुका था। उसकी मॉम को भी अपने घर में प्रेयर अदा करते हुए पीछे साया दिखाई देता है, क्योंकि ईता की बॉडी में जो एंटिटी थी वो इसी घर से गई थी। ईता की मॉम ये सारी बात उसके डैड रकीब को जाके बताती हैं, पर उसके डैड उसकी मॉम को ही डांट देते हैं कि तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तुम इन सब चीजों पर फोकस मत करो और ये सब तुम्हारा वहम है। ऐसा कहकर वो फिर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे साफ जाहिर था कि रकीब इस बारे में सब कुछ जानता है और जरूर इस सब के पीछे उसका भी हाथ है। उस आदमी के प्रेयर के असर से ईता अब थोड़ा नॉर्मल हो जाती है और सभी लोग अपने अपने टेंट में सो जाते हैं। मगर आधी रात को जब माया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ईता अपने बिस्तर से गायब है। उसको ढूंढने के लिए जब वो जंगल में जाती है तो सामने ईता को घास पर बैठे हुए देखती है, जिसका बिहेवियर काफी अजीब था और वो खुद से ही बातें कर रही थी। माया जब उसके पास जाती है वो देखती है कि ईता की आंखें फिर से काली पड़ चुकी थी। उसके कंधों पर एक आत्मा बैठी हुई थी। माया यहाँ पर डर से काम लेने के बजाय उसके फेस पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है ताकि वो होश में आ जाए। होश में आने के बाद माया ईता को दोबारा वापस टेंट में ले आती है। सुबह सवेरे जब ईता उठती है तो वो बिल्कुल पहले के जैसे नॉर्मल हो चुकी होती है। अब ये डिसाइड करते हैं घर वापस जाने के लिए। जब ये पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं तो ईता को कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे वो पीछे कुछ भूल आई है। वो बार बार माया से एक ही बात कर रही होती है कि तुम एक दिन दोबारा मुझे यहाँ पर लेने जरूर वापस आओगी और उस दिन तो मुझे सच में वहाँ से वापस लेकर आना। ईता की ये बातें सुनकर माया काफी कंफ्यूज होती है। ईता की इन बातों के पीछे क्या मकसद था ये शायद हमें मूवी के आगे जाकर पता चले। रात होने तक ये सभी अपने घर पर वापस लौट आते हैं। माया इंद्रा को उसके घर पर छोड़ती है। ईता की ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम भी काफी परेशान होती है। दूसरी तरफ माया की मॉम को भी अपने घर में इंद्रा और माया हाथ मुंह धोते नजर आते हैं। अचानक पीछे बेल बजती है। मॉम दरवाजे की तरफ देखती है तो रियल वाले इंद्रा और माया वहाँ पर खड़े होते हैं। ये देख उनको कुछ समझ नहीं आती है। वो काफी चौंक जाती हैं, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने माया और इंद्रा को तो हाथ मुंह धोते देखा था। अब रात में जब माया अपने कमरे में सो रही होती है, मॉम उसको जगाते हुए बताती है कि ईता के घर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ से काफी आवाजें आ रही हैं। अब ये सभी शोर सुनकर उसके घर जाते हैं। ये देखते हैं कि ईता
काफी क्रीपी बिहेव कर रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए हंस रही थी। उसकी इस खौफनाक हंसी से आसपास के सभी लोग जमा हो गए थे और वो अपने नाखून उखाड़ने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब बहुत खौफजदा होते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि इनको क्या करना चाहिए। ये ईता को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। माया और इंदिरा हॉस्पिटल में ईता को देखने के लिए आते हैं तो उसके फादर उन दोनों को देखकर काफी भड़क जाते हैं। उनको ऐसा लगता था कि इसके दोस्तों की वजह से ही सब हुआ है। अब ईता की हालत भी दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही थी। माया हॉस्पिटल में प्रिया को तसल्ली देने आती है मगर प्रिया बहुत परेशान होती है क्योंकि अब तो डॉक्टर्स ने भी गिव अप कर दिया था। प्रिया माया को बातों ही बातों में बताती है कि उनको एक तांत्रिक ने बताया था कि ईता को उस माउंटेन से कुछ चीज वापस लानी होगी मगर ये कोई नहीं जानता कि वो चीज आखिर है क्या। उसी वक्त माया को ईता की वो बातें याद आने लगती हैं जहाँ उसने कहा था कि वो उस पहाड़ पर कुछ फूल आई है। उसी दिन शाम में प्रिया को ईता के रूम से निकलते हुए एक आदमी दिखाई देता है। वो नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन है। देखते ही देखते वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। उसी रात ईता की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। उस आदमी के जाने के बाद वो डिमॉन उसको उसके कमरे में दिखाई देने लगता है जो कि रेंगते हुए उसके बेड पर आ जाता है। वो डिमॉन ईता को इतना ज्यादा खौफजदा करता है कि उसके नाक कान से खून बहने लगता है। नेक्स्ट डे माया के साथ ईता के सभी क्लास फेलो उसको हॉस्पिटल देखने के लिए आए थे। वहाँ पर भी माया को वही डिमॉन ईता के पीछे नजर आता है जो कि उसके घर में वो देखती थी। इस डिमॉन को ईता और माया दोनों ही देख सकते थे। रात में जब माया अपने घर में होती है, डोर बेल बजती है, माया दरवाजे पे जाती है तो वो ईता को सामने खड़ा देखती है जो कि माया को उसकी शर्ट वापस लुटाने आई थी। माया ईता को देखकर काफी खुश भी होती है लेकिन अब उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। उसके तमाम बाल आगे से झड़ गए थे। खैर वो उसको हग करती है और गुड नाइट कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी इंदिरा माया के पास भागते हुए आता है जो कि उसको बताता है कि ईता की हालत अब काफी क्रिटिकल है। माया उसको देखने के लिए भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि ईता बेचारी की तो ऑलरेडी डेथ हो गई है। इसका मतलब था कि जो ईता उसके घर आई थी वो असल में ईता नहीं बल्कि उसकी रूह थी। आखिरकार वो डिमॉन हमेशा के लिए ईता को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया। अपनी जवान बेटी की मौत पर उसके पेरेंट्स भी फूट फूट कर रो रहे थे। अब ईता के फ्यूनरल पर प्रिया को फिर से उसके घर के बाहर वही आदमी दिखाई देता है जिसको उसने हॉस्पिटल में ईता के कमरे से निकलते हुए देखा था। वो उनके घर की तरफ देखते हुए तंजिया मुस्कुरा रहा था। को देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसका कोई बदला पूरा हो गया हो। प्रिया ये सभी बात रकीब को एक बार फिर बताती है लेकिन इस बार भी वो इसको इग्नोर कर देता है। वहाँ माया भी ईता के मरने के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। फिर वहीं प्रिया एक दिन अचानक रकीब के कमरे में चली जाती है जहाँ पर उसको बहुत सारा काला जादू का सामान मिलता है। रकीब से सवाल करने लगती है जिस पर रकीब उसको सारी सच्चाई बताता है किस तरह से उसका बिजनेस काफी ग्रो कर गया था और उसके एक दोस्त से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो दिन ब दिन इसकी तरक्की से जेलस हो रहा था जिसके चलते उसने इस पर काला जादू करवा दिया और उसी काले जादू के चलते ये सब कुछ हमारी ईता के साथ हुआ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हुए रकीब से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बदले में इसने भी उस पर जादू किया जिससे दोनों के कारोबार ठप हो गए। सुन प्रिया रकीब पर चिल्लाने लगती है, उसको कोसने लगती है मगर अब कुछ फायदा नहीं था क्योंकि ईता तो अब इस दुनिया से चली गई थी। खैर अब एक साल बाद हमें दिखाया जाता है माया को जो कि उसी माउंटेन जीडी पर अपनी दोस्त की याद में गई थी। माया अपनी दोस्त को याद करते हुए काफी रो रही थी और यही ईता ने उसको बताया था कि एक दिन वो रोते हुए यहाँ पर वापस लौटेगी। माया को अपने पीछे ईता की आत्मा दिखाई देती है जिससे माया को अपनी दोस्त की बात याद आ जाती है जब वो वापस इस माउंटेन पर आएगी और अगर इसको यहाँ पर ईता दिखी तो वो उसको अपने साथ वापस घर ले जाए। असल में ईता की रूह इसी माउंटेन पर भटक रही थी। फिर माया ईता की भटकती हुई रूह को भी अपने साथ घर ले जाती है। हमें अगले सीन में मूवी में वही लड़की दिखाई जाती है जो शुरुआत में अपनी स्टोरी सुना रही थी। हमें पता चलता है कि माया के साथ ये सब कुछ हकीकत में हुआ था, किस तरह से ईता ने ये सब कुछ फेस किया और आखिर में वो डिमॉन उसको हमेशा के लिए इस दुनिया से ले गया। यही रियल स्टोरी सुनाते हुए मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।